हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। और तो इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विज़िट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2021 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। और 29 दिसंबर 2021 के पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। देखिए, जो विकास से तात्पर्य है कि अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। विकास के प्रमुख क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक एक एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम द हेड टू फीट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक और शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो आपके ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो विकास है आपका, विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जो आपका शीर्ष आगामी सिद्धांत है, इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति के क्षेत्र से नीचे की ओर जाने लगता है और बढ़ने लगता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ कर बैठ सकता है और रेंग कर चल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एज एन इन्फेंट राघव was deprived of personal affection. In his late childhood, he found considerate teacher, yet he had issues trusting people and lacked courage to take risks. Which issue of the development aptly describe Raghav's case? यानी कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने के साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, आरंभिक बात के अनुभवों का मुद्दा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ,
आरंभिक बात के अनुभव का मुद्दा। अलग अलग पालन पोषण बच्चों को भिन्न रास्तों पर खड़ा करता है और सामाजिक आर्थिक विभाजन को बढ़ा सकता है, खासकर क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध कमाई से है। बच्चे अपने सामाजिक आर्थिक स्तर में सफल होने के लिए कौशल सीखते हुए बड़े होते हैं। जब हम मानव विकास के अध्ययन के लिए स्वयं को प्रतिबंध करते हैं तो कई प्रश्न उठते हैं कि कई मुद्दे और विषय हैं जिन्हें अध्ययन के इस क्षेत्र की शुरुआत में संबोधित करने की आवश्यकता है, जो मानव विकास पर, अनुभव पर और सिद्धांतों के माध्यम से चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट, बिलीव्स एंड फीलिंग्स इज। यानी कि वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचार, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता वाला खेल। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था मानव जीवन काल की अवधि है। जन्म से लेकर यौवन तक, जन्म से लेकर यौवन का को संदर्भित करता है। बाल्य अवस्था के 3 चरण हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, पूर्व विद्यालय वर्ष, दो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच होता है। मध्य बाल्य अवस्था, जो विद्यालय के वर्ष यानी कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु तक होता है। और उत्तर बाल्य अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक होता है। जो आपका कल्पनाशीलता वाला खेल है, पारंपरिक बाल्यावस्था का एक सर्वव्यापी भाग है। विश्वास बनाने के खेल में बच्चे यह दिखावा करते हैं कि वस्तु वास्तव में जो है उससे अलग कुछ है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि लकड़ी के बक्से को कार, गोला, स्टीयरिंग व्हील और छड़ी बंदूक के रूप में माना जाता है। अर्थात खेल के दौरान कोई वस्तु बच्चे के दिमाग में किसी और चीज का स्थान ले लेती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है। कल्पनाशीलता वाले खेल बच्चे दूसरे व्यक्ति का नाटक करते हैं और दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास करने में सक्षम होने का अर्थ है कि बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोचने में सक्षम हो। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलसबर्ग थ्योरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty। यानी कि लॉरेंस कोहल्सबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इनका पालन करें। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्या? सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। देखिए, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तरों को पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक को परिभाषित किया था। प्रत्येक स्तर पर 2 अलग अलग चरण होते हैं। ठीक, जो आपका कौन सा है स्तर? पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर, जिसमें आज्ञापन एवं दंड अभिविन्यास होता है, अनुदेशन, उद्देश्य अभिविन्यास और पारंपरिक नैतिकता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमनेड इन हर taller but thinner glass, Sarah teases her sister that their father that has given her more lemonade. Her sister does not respond since she had seen their father pour the lemonade from the glass to Sarah and knew that both glasses contained equal amount of lemonade.
इफ द कॉन्टेक्स्ट सरा एग्जिबिट्स, यानी कि अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चों की सीखने और सूचनाओं को संशोधित करने के तरीके से इसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। According to Jean Piaget, according to Piaget, during which period of development does the child begin to use symbols to represent object and logical reasoning emerges? यानी कि प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। आपके ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है कि इनमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है लगभग 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष या 7 वर्ष की आयु तक रहती है। इस चरण में बच्चा यह मानता है कि अन्य लोग महसूस करते हैं, देखते हैं और ठीक उसी तरह सुनते भी हैं जैसे बच्चा करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीस ऑफ अ पजल बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट at the right place. His mother provides hints and cues in the form of how, what, why. According to Lev Vygotsky, theory of learning, this strategy of learning will, यानी कि अमन एक पहली के अमन एक पहली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है कि लेव वेगोट्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका पाड़ है, ठीक, ये लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संकेत, प्रोत्साहन और इशारे प्रदान करने के लिए संदर्भित हैं। यह शिक्षक वयस्क बच्चे के लिए प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुरूप बच्चे की दी जाने वाली सहायता को समायोजित करके उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में बच्चे की मदद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन वाइगॉट्स्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय, यानी कि वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहपाठी सहयोग, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो सहपाठी सहयोग है, सहायक खोज को सहपाठी सहयोग से सहायता मिलती है क्योंकि अलग अलग क्षमताओं के बीच समूह में काम करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं और सहायता करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी of multiple intelligence, while of the following term is applied to the ability to perceive the visual world accurately and to perform transformation on one initial perception.
यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। तो 10 का आपका सेकंड हो जाएगा ऑप्शन स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि से तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता से है। हा- हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। गार्डनर ने शुरू में 8 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा, जो बाद में बढ़कर 9 हो गई थी। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखते हैं, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य चित्र और स्वरूप बनाने में अच्छे होते हैं। वे आसानी से मन की आंखों से दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभव के पहलुओं को फिर से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हेतल स्पीक्स गुजराती एट होम एंड इज फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द लैंग्वेज। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज हिंदी, a language she does not know as per the National Education Policy 2020. What measure must be taken by the school in this situation? यानी कि हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। इसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ऑप्शंस के अकॉर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। तो 11 का सेकंड आपका हो जाएगा, बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका बहुभाषावाद है, बहुभाषावाद नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त स्थिति में सभी बच्चों को बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इस नीति का प्रस्ताव की प्राथमिक कक्षा के बाद बच्चों को घर स्थानीय भाषाओं से में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा को उपयोग करने पर जोर देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जेंडर इज, यानी कि जेंडर क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए, जो आपका जेंडर है, जेंडर शब्द का अर्थ न केवल शरीर की संरचना है या अन्य बौद्धिक संरचना में अंतर को प्रदर्शित करता है, बल्कि समाज में उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां इत्यादि भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है। एजर्सन रीजन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए अगर आपका एजर्सन सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है आपका सही व्याख्या कर रहा है किसका? एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही सही है लेकिन रीजन आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है किससे? एजर्सन से, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन सही है, एजर्सन सही है और रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। चलिए देखते हैं, एजर्सन रीजन को पढ़ते हैं और उसका ऑप्शन ढूंढते हैं, पूछते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एजर्सन है आपका, डाइवर्स मोड्स ऑफ असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी यूज्ड बाय अ टीचर
आपका रीजन दिया गया है, द पर्पज ऑफ द इवेल्युएशन इज टू सेग्रीगेट द वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास। ठीक, आपका दिया गया है दावा या फिर रीजन एजर्शन दिया गया, कथन दिया गया है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन की विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का रीजन दिया गया है, आपका तर्क दिया गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। बिल्कुल गलत। तो आपका एजर्शन सही हो जाएगा बट रीजन गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि एजर्शन सही है आपका, रीजन क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका आकलन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है और गतिविधियों को करने के दौरान बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया और मूल्यांकन एक साथ चलते हैं। यह शिक्षक को अध्ययन क्षेत्र में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों का एक व्यापक विचार प्रस्तुत करता है। आकलन का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने या उनकी सीखने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए छात्रों की रुचियों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक, आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब इसमें आपके क्वेश्चन में क्या लगा है? नॉट लगा है। तो आपको क्या बताना है कि प्रभावशाली निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली कक्षा की विशेषता है। देखिए, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नहीं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता। देखिए, जो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है आपके ऑप्शन में दी गई है। जो विशेषता सही होगी तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी, जो विशेषता नहीं है तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता बिल्कुल सही है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। लचीला समूह गठन बिल्कुल सही बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। गतिशील अध्यापक बिल्कुल सही है। एक्टिव टीचर होना चाहिए तभी बच्चों को पढ़ने में आनंद आएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया? नहीं दिया है, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। दंड और पुरस्कार का प्रयोग, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता ये नहीं है, तो क्या नहीं है? दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए, जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को पढ़ाने और बढ़ाने पर जोर देता है। यह लचीले समूहीकरण पर जोर देती है क्योंकि यह माना जाता है कि व्यक्ति उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करने के बजाय समूह में काम करते हैं तो अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं या जानकारी रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राशि ट्राइड अ न्यू मेथड टू असेस द चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। शी आस्क्ड them to frame as many questions as possible for the given answer. Here her approach to teaching learning, यानी कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका क्या आंसर होगा। बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल केंद्रित है। देखिए, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षार्थियों को केंद्र में रखती है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और जरूरतों को प्रधानता देती है। यह दृष्टता से मानती है कि जब बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अवधारणाओं को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करते हैं।
अनुभवात्मक अधिगम, समस्या समाधान, अवधारणा मानचित्रण और रचनात्मक लेखन जैसी विधियों का उपयोग करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, बडी सिस्टम एंड कोऑपरेशन लर्निंग, यानी कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोग अधिगम को का है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन सिस्टम में सभी बच्चों को शामिल करना, भले ही उनमें मतभेद और अक्षमताएं हों या विविधता को महत्व देते हैं। प्रत्येक बच्चा कक्षा में लाता है और सभी को सीखने और बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है। यह एक नियमित कक्षा के माहौल में समान बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्रेव्ड कम्युनिटी इन हर क्लासरूम, यानी कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर बताना है कि 17 का आपका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता को इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका सुविधा वंचित शिक्षार्थी हैं, छात्र कई प्रकार की क्षमताओं, अनुभव और पृष्ठभूमि के साथ कक्षा में आते हैं। कुछ छात्रों के विशेष आवश्यकताएं और अक्षमताएं होंगी, जबकि अन्य के पास अतिरिक्त सीखने की जरूरत और या शैक्षिक असुविधा के तत्व होंगे जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है। सुविधा वंचित शिक्षार्थी सामाजिक रूप से सुविधा वंचित बच्चा वह है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग से हैं, जो किसी न किसी प्रकार के अभाव के कारण स्कूल से लाभ नहीं उठा सकता है। वंचित छात्र या वंचित शिक्षार्थी, वंचित शब्द उन लोगों को के लिए वंचित वर्ग है को संदर्भित करता है जो समाज की बाकी आबादी की तुलना में आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिकूल स्थिति में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, यानी कि एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन से कक्षा प्रभावशाली है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके बताना है, यानी कि पढ़ के बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो यह आपका जो विकासात्मक विकार है एक व्यक्ति की गंभीर पुरानी और असक्षमता को संदर्भित करता है जो अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। विभिन्न प्रकार के विकास संबंधी विकार हैं। ADHD उनमें से एक है। संक्षिप्त शब्द है ADHD अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार को दर्शाता है। यह एक जटिल तंत्रिका विकास संबंधी विकार है जो बच्चों के व्यवहार में अति सक्रियता को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज possessed by people who think more divergently than other in a novel situation, यानी कि एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए, जो आपका
सृजनात्मक जो बुद्धि है आपकी, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो सृजनात्मकता पर आधारित है। मानवीय बुद्धि और सृजनात्मकता पर आधारित होते हैं, जो नवीन स्थितियां या मुद्दों के हल करने की क्षमता को अनुरूप करते हैं। गटकी उप सिद्धांत जो विश्लेषणात्मक बुद्धि या विषय या समस्याओं का समाधान करने की क्षमता से मेल रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफिकल्टीज, यानी कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके बताना, नहीं पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा पढ़ने व लिखने में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किसके अंतर्गत आता है? अधिगम अक्षमता। जो अधिगम अक्षमता का निदान विशेष रूप से तब किया जाता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल में अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों में लगे होते हैं। यह समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और कुपोषण के कारण हो सकती है। अलग अलग क्षमता वाले छात्र बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने में आवश्यक बुनियादी प्रक्रियाओं को करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने के लिए अपूर्ण क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। जो आपका डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे या छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने, अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर। तारे जमीन, तारे, एक, आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर। उसमें क्या है, ईशान, ईशान है, उसमें एक बच्चा है ईशान। तो वो क्या है, किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से पीड़ित है। वह क्या नहीं कर सकता, पढ़ना और लिखने में वो असमर्थ होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड आर करेक्ट। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा और फोर्थ सही हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के लिए सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं। तो फर्स्ट सही है आपका, सेकंड सही है, फोर्थ सही है। किस ऑप्शन में सही है? थर्ड ऑप्शन में सही है। 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो रचनावादी ढांचा है, परिपेक्ष इस विचार पर आधारित है कि सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एरर इन स्टूडेंट्स वर्क इज, यानी कि विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका। तो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जो आपका जो सभी शिक्षार्थी त्रुटियां करते हैं, जैसे कि किसी ने कहा है कि आप ना समझी के बिना सीख नहीं सकते, चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पतंग उड़ाना सीख रहे हो या भाषा सीख रहे हो, हर कोई त्रुटियां करता है। यानी कि कोई भी पर्सन क्या है, आइडल नहीं है, कोई आदर्शवादी व्यक्ति नहीं है, तो सबसे गलतियां होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। ठीक,
यानी कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों से बिल्कुल सही है। सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से बिल्कुल सही। विद्यालय से संबंधित कारकों से बिल्कुल सही। अध्यापक से संबंधित कारकों से, यानी कि फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा और फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक। देखिए, जो अधिगम है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को या तो संशोधित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार अधिगम प्रतिक्रियाओं क्षमता में से एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो पुनर्बलित अभ्यास के एक कार्य के रूप में होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। अधिगम निम्न कारकों से प्रभावित होता है: मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, विद्यालय से संबंधित कारकों से और अध्यापक से संबंधित कारकों से। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका: गिविंग स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स in the behavior of classroom and building upon the information is an example of using। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सोचना, निर्मित करने को बढ़ावा देना इसका उदाहरण है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्देशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो आपका संरचनावाद है, संरचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि वातावरण से निष्क्रिय रूप में प्राप्त किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका: इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कुछ अधिगम या कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा। तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना और इस प्रकार भारत को एक विश्वसनीय ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने सहित देश की शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव लाएगी। नैप 2020 में वैचारिक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, सृजनात्मकता, समालोचन समालोचनात्मक चिंतन, मानवीय नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर जोर देती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रयोगात्मक अधिगम वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रयोगात्मक अधिगम सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अनुभव प्राप्त करके सीखने को संदर्भित करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका: निमोनिक डिवाइस इज। यानी कि स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका स्मृति है, स्मृति से तात्पर्य सूचना को बनाए रखने और एक संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक समय पर इसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता से है। इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया जाता है कि जिसमें 3 चरण हैं: संकेतीकरण, भंडारण और पुनः प्राप्ति शामिल है। हम सभी की इच्छा एक उत्कृष्ट स्मृति यानी कि निमोनिक सिस्टम की होती है, जो मजबूत और भरोसेमंद होती है। स्मृति में सुधार के कई रणनीतियां जिन्हें निमोनिक कहा जाता है। शब्द निमोनिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अक्षरों, विचारों
या संदों को एक रूप में जो कुछ याद रखने में सहायता करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। अनुज टीचर्स ईवीएस टू क्लास थर्ड and always does brainstorming immediately after introducing any topic of his student. Which of the following would this strategy promote? यानी कि अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के लिए एकदम बाद मानस मंथन करवाता है या युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए, जो आपका शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि सिद्धांतों, शिक्षा शास्त्र और प्रबंधन रणनीतियों की सहायता से सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक तरीका है। यह शिक्षकों को पाठ की योजना बनाने और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। दूसरों के दृष्टिकोण को लेने में सक्षम बनाता है कि जैसे मस्तिष्क उदाहरण में कई रचनात्मक मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं। छात्र अपनी समझ को प्रस्तुत करते हैं, साझा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और किसी भी मुद्दों को विभिन्न रूप और दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक पूरी कक्षा को एक समस्या या विषम देता है और समय आवंटित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। एजर्सन और रीजन दिया गया है आपका, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एजर्सन रीजन के अकॉर्डिंग। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फियर ऑफ फेलर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी induced in children to ensure that every child get good marks in examination। यानी कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहिए। यह आपका एजर्सन सही है। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें, बिल्कुल सही है। और आपका जो रीज़न है सही व्याख्या करता है एजर्सन की। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एजर्सन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न सही व्याख्या करता है किसकी? एजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो अधिगम है व्यवहार या ज्ञान में परिवर्तन है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है। वह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में उच्च स्तर की चिंता पैदा करती है और व्यक्ति में साहस की कमी का कारण बनती है। असफलता का भय, असफलता का व्यक्ति को असफल होने से डराता है या सामान्य तौर पर छात्रों के साथ होता है। ऐसा डर का कारण साथियों का दबाव होता है जो अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी यह डर छात्रों पर इस तरह हावी हो जाता है कि वे कठोर कदम भी उठा लेते हैं। बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए कि और उन्हें यह समझाना चाहिए कि अधिगम की प्रक्रिया में विफल और त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उन्हें असफलता और सफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी अवधारणाओं को विकसित करने में प्रयास करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। अलीजा हुज लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल वुड एट्रीब्यूट हर फेलियर इन एग्जामिनेशन टू। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किससे जिम्मेदार ठहराएगी। आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी योग्यता में कमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, उसकी योग्यता में कमी।
फ्रेंड्स, जो नियंत्रण की बाहरी आधिकारिकता वाले छात्र का मानना है कि सफलता या असफलता उसके प्रयासों या अक्षमताओं के कारण होती है। नियंत्रण की बाहरी आधिकारिकता व्यक्ति के लिए आंतरिक या बाहरी हो सकती है। नियंत्रण की आंतरिक अधिकारिता, एक नियंत्रण की आंतरिक अधिकारिता वाला छात्र मानता है कि असफलता या असफलता उसके लिए नियंत्रण से बाहर नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यह छात्र यह मानेगा कि प्राप्त अंक उसके प्रयास का परिणाम है। वह परीक्षा में अपनी विफलता के लिए योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, दोषपूर्ण दृष्टिकोण आदि का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सीडीपी आज का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अ टीचर हु वांट हर स्टूडेंट टू इंस्टांसिकली मोटिवेटेड शुड, यानी कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जो मोटिवेशन है आपका, मोटिवेशन एक किसी भी चीज़ को अचीव करना है अपनी लाइफ में। जो आपका इंट्रांसिक मोटिवेशन होता है वो आपके आंतरिक रूप में होता है और आपको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है ताकि आप इस पर्टिकुलर वर्क को आप आसानी से कर सको, प्रेरित होकर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आज के 29 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उनके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट सीटेड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेड जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।